देखो पेपर थर्ड चल रहा था ना, एक लेक्चर हुआ पेपर थर्ड का, हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे पेपर थर्ड। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एनालिसिस चला था, बीच में एक सेक्शन खत्म हो चुका था तो वहां रुक दिया गया था। अब ऑर्डिनरी, अच्छा एक चीज आप ये भी जान लो कि आप लोगों के दिमाग में कैसे क्लासेस चलेंगी मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स की क्लासेस 6 दिन चलेंगी। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा क्लासेज मैं लूँगा। ठीक है, ज़्यादा। कभी कभार अगर मैं किसी काम में व्यस्त हूँ तो जो मेरे साथ सर रहते, एक दिन दिखाया था, आए थे। ठीक है, वो भी 25 सालों से पढ़ा रहे हैं और ज्योमेट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं, तो कभी कभी ज्योमेट्री वो पढ़ाएंगे आपको। 2 पेपर, पेपर 2 और पेपर थर्ड मैं ही पढ़ाऊंगा, ये तो कई बार मैं कह चुका हूँ। ठीक है, इसमें कोई संदेह। पेपर 1 में कुछ चीज़ें वो पढ़ाएंगे, कुछ चीज़ें वो पढ़ाएंगे। इनकेस अभी मैं अनअवेलेबल रहा या बाद में आज लेट आया, भागा भागा, कभी मैं शहर से बाहर हो गया, या यूनिवर्सिटी में कोई काम हो गया, या वहाँ रुक गया किसी वजह से, तो वो आके आपको ज्योमेट्री पढ़ा देंगे। ठीक है, और फिजिक्स की आप फैकल्टी जानते ही हो, सर आते हैं। केमिस्ट्री पढ़ ही लिए हो, केमिस्ट्री वाले सर। ठीक है, और आपके सामने मोर और लेस सारी फैकल्टीज अवेलेबल हैं। केमिस्ट्री में एक सर और हैं, उनसे भी मिलवा दूंगा जल्दी, और फिजिक्स में एक सर और हैं, वो भी जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, दो लोग एक लोगों से आप मिल चुके हो। ठीक है, तो मुझे तो पढ़ाना मैथमेटिक्स का स्टार्ट माई बिजनेस। ठीक है, जिन जो लोग नए हो लिखना चालू करते, पीछे वाला आप लोग पीछे वाले लोगों से ले लीजिएगा। ठीक है, आइडेंटिटी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यूनिट 1 स्टार्ट हो चुकी थी, यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 आपका जो पेपर थर्ड है उसमें एक चीज और ऐड ऑन है, 15 नंबर का, वही पूछा जाता है, वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस 1.5 यूनिट वो है, चौथी यूनिट का आधा, और 1 यूनिट 5वीं पूरा। ठीक है, और 3.5 यूनिट ओडीई है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो बातें हो चुकी थी, पुराने लोग बैठे रहे सुन लें, लेकिन नए लोग थोड़ा बहुत जान लें क्या हो चुकी थी। कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ a=πr², ठीक है, बहुत डिटेल में सब लिखा हुआ, आप लोग ले लीजिएगा, जो लोग नए हैं पीछे वाले से नोट कर लीजिएगा। अगर आपके सामने a=πr² लिखा हुआ है, जस्ट सिंपल कोई भी लिख दे आके a=πr², ठीक है, तो आप इससे क्या समझते हो। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल, मोर प्रिसाइज एरिया बाउंडेड बाय ए सर्किल हुज रेडियस इज r। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय ए सर्किल हुज रेडियस इज r। समस्या ये होती है कि बहुत लोगों को दिमाग में ये रहता है, वो हमेशा r को ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझते हैं। वेरिएबल मतलब चर, ठीक है, जो बदले। ठीक है, r को ही हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझते हैं, और a को डिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सावधान रहना है। ठीक है, साफ साफ उसमें लिखवाया गया है डिफिनीशन में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल की डिफिनीशन क्या है, जिसकी वैल्यू हम असाइन करेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिसकी वैल्यू हम असाइन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू उसके सहारे निकलेगी उसको बोला जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अगर आर, आप देखो पाई तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बाद में आपको पता चलेगा व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ पाई, बाद में आप जानो। तो पाई कांस्टेंट है, आर की वैल्यू अगर कोई आदमी प्रोवाइड करे तो ए अपने आप निकलता चला जाएगा। अगर आर को आप वैल्यू असाइन करो तो ए अपने आप निकल जाएगा, यानी ए डिपेंड कर रहा है आर पे। तो इस केस में आर आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ए आर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आर बदलोगे ए भी बदलेगा, ए भी बदलेगा। जैसे r=2 रखोगे तो ए कुछ निकल के आएगा 4 पाई, r=3 रखोगे तो ए निकल के क्या आएगा 9 पाई। तो आर को आप वैल्यू असाइन कर रहे हो तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको वैल्यू असाइन करने के सहारे इसकी वैल्यू अपने आप निकल जा रही है, तो इसको क्या बोलोगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इसी चीज में a=πr² में, a=πr² में, ठीक है, अगर आप a को वैल्यू असाइन कर दीजिए, थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है,
ध्यान समझना, यही पे गड़बड़ होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। अगर वैल्यू आपने ए को असाइन कर दिया, यू असाइन द वैल्यू टू ए, ठीक है, आप वैल्यू ए को दे रहे हो, पाई तो कांस्टेंट है, आर निकल जाएगा ना। अब समस्या होगी कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए अपान पाई, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए अपान पाई। तो आर की दो वैल्यू निकल के आएगी ना, ठीक है। आर जब आप यहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू समथिंग रखोगे, जैसे आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, तो आर आपका क्या आएगा, +-2। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि चूंकि आर क्या है, रेडियस है, सर्किल का क्या है, रेडियस, तो निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जब भी आर की वैल्यू आप लोगे तो केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसका a/पाई, और यहाँ ये जो आप ले रहे हो पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव या नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेना आर की, दो वैल्यू आएगी, निगेटिव वाली नहीं लेना। तो नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ, यानी जो भी स्क्वायर रूट ले रहे हो नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी a/पाई, ठीक है, इतना यहां ध्यान रखना। तो यानी अगर आप ए को वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो आर निकल जा रहा है, ठीक है। तो जब जिसको वैल्यू, अगर इस केस में, दूसरे केस में जब आप वैल्यू ए को असाइन कर रहे हो, तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब आप वैल्यू ए को असाइन कर रहे हो, जिसको आप वैल्यू असाइन, डिफिनीशन साफ साफ लिखिए, जिसको आप वैल्यू असाइन करते हो उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ए को वैल्यू असाइन करोगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपकी बार क्या होगा, आपका ए, ठीक है। इस ए के सहारे आर की वैल्यू निकल जाएगी, तो आपकी बार डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, आर। तो ये आपको समझना, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर में, अरे पीयूष आओ जल्दी आओ, ठीक है, कहाँ रह गए, मैं तो भागा आ रहा हूं, तब भी तुमसे पहले आ गया, ठीक है। तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर में आपको समझने वाली बात है, जिसको वैल्यू असाइन किया जाएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिसकी वैल्यू उस असाइंड वैल्यू के सहारे निकल जाएगी वो डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जब आप अगर पहले केस में बात करें, एक आर को वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो पहले केस में आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ए क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको वैल्यू असाइन कर रहे हो और ए वाला अपने आप निकल जा रहा है, तब हमेशा आप क्या लिखोगे, डी आर, ये नोटेशन लिखते हो, यानी डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू आर, जब आप दूसरे केस में ए को वैल्यू असाइन कर रहे हो, और उसको फॉर्म बदल के आप आर ऐसे पहुंच गए थे, ए को वैल्यू असाइन कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह यहां ट्रीट हो रहा है, आर उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तब यहां क्या नोटेशन यूज करोगे, dr/da, यही समझना है। कभी कभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल लगाओगे, वहां dx/dy दे देता है, तो तुम लोग समझते सवाल है गलत है, ठीक है, वो दे देगा dx/dy, dx/dy दे देगा, तो आपको यानी dy ऑफ x ऐसे दे देगा। तो आप सोचोगे यार जनरली तो हम dy/dx जानते हैं, यहाँ dx/dy क्यों लिख दिया, इसलिए लिख दिया कि अब की बार जब ऐसे लिखा गया, इसका मतलब x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपको समझना है, जो जब भी लिखा गया डेरिवेटिव जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इतनी बातें पहले लेक्चर में हुई थी, जो लोग नए हैं वो जान ले, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया गया था। अब लेक्चर कंटिन्यूस, आज का शुरुआत करो, ठीक है। हम लोग डेरिवेटिव की डिफिनीशन की बात कर रहे थे। एक्चुअल में जो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन की बात होगी, वो रियल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, यूनिट 4 में पढ़ाया जाएगा। यहाँ थोड़ा बहुत जो आप जानते हो उसी को यूज कर लिया जाएगा, ठीक है, उसी को थोड़ा बहुत तो डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हो, ठीक है, उसी को यूज कर, बाकी डिटेल में हम एनालिसिस में करेंगे डेरिवेटिव के बारे में, यूनिट 4 पूरा वहाँ पे। तो डेरिवेटिव आपको मोटी मोटा 2 अप्रोच से लोग समझते हैं जनरली, ठीक है। पहला अप्रोच क्या लिखवाया गया था, ठीक है, ज्योमेट्रिकल अप्रोच, ठीक है। तो जो नए पुराने सारे लोग अब लिखना चालू करें, ज्योमेट्रिकल अप्रोच ऑफ डेरिवेटिव। एक चीज मैं तुमको बताऊं, ताज्जुब वाली बात है कि डेरिवेटिव की डिफिनीशन बहुत सालों बाद आई, लेकिन काम पहले से चल रहा था। देखो ब्यूटी मैथमेटिक्स की क्या है,
मैथमेटिक्स में किसी चीज फंक्शन की डिफिनीशन 1931 में आई। बिना फंक्शन के जाने लोग काम कर रहे थे मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स तो 6 बीसी से चल रहा है। ग्रीक मैथमेटिशियन ज्योमेट्री अर्थमेटिक तो 6 बीसी से कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन की डिफिनीशन कब आई? 1931 में आई। ठीक है, तो प्रॉपर डिफरेंस डेरिवेटिव की डिफिनीशन तो बहुत बाद में आई, फंक्शन के बाद डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का डिफिनीशन आया। लेकिन डिफरेंशिएशन लोग पहले से कर रहे थे, लेकिन वो अपने पर्पस से कर रहे थे। जैसे फिजिसिस्ट वाले फिजिक्स के पर्पस से कर रहे थे, ठीक है, और ज्योमेट्री वाले ज्योमेट्री के पर्पस से कर रहे थे। जैसे ज्योमेट्री में आप लोग डी वाई डी एक्स का एक डी वाई डी एक्स कहते हो ना बचपन में, क्लास 11-12 में, तो डी वाई डी एक्स क्या देता है? ठीक है, ज्योमेट्री में किसी कर्व के किसी पॉइंट पे, मतलब कोई फंक्शन अगर आपका, तो इसमें लिखो लेट y इक्वल टू वाई एक्स। अब सोचो कि y इक्वल टू एफ एक्स, तो ओडीई में हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। एफ ने लिख करके y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो y इक्वल टू वाई एक्स लिखा जाता है, y इक्वल टू वाई एक्स। तो लेट y इक्वल टू वाई एक्स मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, बी ए फंक्शन ऑफ x and consider its graph। हर फंक्शन का अपना ग्राफ होता है, कंसीडर इट्स ग्राफ। ये आपका जो y इक्वल टू वाई एक्स फंक्शन लेके चल रहे हैं उसका जो ग्राफ है, सपोज आपका ये है y इक्वल टू वाई एक्स। मैं बता रहा हूं ना कि आधे लोग परेशान होंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स सर क्यों नहीं लिख रहे हो। ओडी का अपना कन्वेंशन है, वो इसी नोटेशन से लिखते हैं, y इक्वल टू वाई एक्स, मतलब f की जगह y लिख देते, कोई फर्क नहीं, आप f ही मन में सोचो, उससे कोई प्रभाव नहीं। बस ये समझो कि y x का फंक्शन है, मीन्स x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये ओडी के लोग इस कन्वेंशन में लिखते हैं, ठीक है। तो अब इस पे y इक्वल टू वाई एक्स जो फंक्शन है उसका अपना ग्राफ होगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, हर फंक्शन का ग्राफ आता है। सपोज इसका ग्राफ ये है y इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है। अब इस पे 2 पॉइंट आप ले लिए, P और Q, P और Q। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका x1 y1, सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x1, कुछ तो होगा, एक कोऑर्डिनेट तो होगा ना कुछ ना, p पॉइंट का x1 y1, और q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, x2 y2। इसका मतलब अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो x एक्सिस पे आप कितना चले हो? x1, ठीक है, x1 होगा ना x एक्सिस पे, ठीक है। तो आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, ये डिस्टेंस x1, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? y1, और ये आपका पूरा ये है, और अगर ये x2 y2 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? x2, और ये वाली कितनी होगी? यहां से y2, ठीक है, y2। अब आप ये इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें दोबारा बोलनी पड़ेगी, ये सारी बातें हो चुकी हैं आप लोगों के दिमाग में। x1, ये x2, ये आपका y1, और ये आपका y2, बस ये आपका फिर क्या होगा? x2 माइनस x1, और ये जो इतना ये है, ये कितना होगा? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, कई तरीके। तो ये y2 माइनस y1, इसी x2 माइनस x1 का मतलब क्या है? x वेरिएबल में चेंज, x वेरिएबल में चेंज। ये तो x2 x1 से x2 हो रहा है, तो चेंज कितना हो गया? x2 माइनस x1। इसको आप क्या लिख देते हो? डेल्टा x। और ये y में चेंज हो रहा है, y वेरिएबल में,
इसको आप क्या लिख दिए, डेल्टा वाई, ठीक है, डेल्टा वाई। अब ज्योमेट्री वाले क्या करते हैं, इसको मिलाओ, ठीक है, पी और क्यू को मिला दोगे तो जो y इक्वल टू वाई एक्स का ग्राफ आ रहा है, y इक्वल टू वाई एक्स का जो ग्राफ आ रहा है, उसका ये पी क्यू क्या कहलाता है, कार्ड। किसी भी कर्व का अगर दो पॉइंट मिला दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं कार्ड, कार्ड, ठीक है, कार्ड, ठीक है। तो स्लोप ऑफ, अब आप लोग कंटिन्यू कीजिए, स्लोप ऑफ कार्ड पी क्यू, स्लोप आप जानते हो, ठीक है, स्लोप ऑफ कार्ड पी क्यू, स्लोप ऑफ कार्ड पी क्यू। ये डायग्राम सुंदर सुंदर बनाइएगा, डायग्राम ही मेन है, बाकी जो यहाँ दिखेगा वही बिकेगा, वहां लिखना वही है, ठीक है। तो ये पी, ये क्यू, सब कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ कार्ड पी क्यू क्या होगा, अगर कोई लाइन है उस पर दो पॉइंट्स पता हो तो आप उसका स्लोप कैसे निकालते हो। अगर कोई लाइन है जिसपे x1 y1 कोऑर्डिनेट पता हो, ये तो 10th में भी बताया जाता है, हाई स्कूल में भी, और x1 y1 x2 y2, तो कैसे आप निकालते हो उसका प्रवणता, कार्ड, स्लोप, ठीक है, स्लोप जिसको प्रवणता बोलते हैं, स्लोप कैसे निकालते हो, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये तो सबको पता है ना, ऐसा है कि जिसको न पता हो, ठीक है। अगर एक लाइन हो जिसपे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो तो उसका आप स्लोप इसी फार्मूले से निकालते हो, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और यही आपका क्या है, इसी को आप डेल्टा y कह दे रहे हो, और ये आपका क्या है, डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा x, तो उसकी जगह वो लिख दिया, डायग्राम से आपका दिख रहा है, ठीक है, डेल्टा y डेल्टा x। अब थोड़ा ध्यान से समझने वाली जो बात, इसको समझो। अब Q को थोड़ा P की तरफ खसकाओ, अगर आपका Q सपोज थोड़ा P की तरफ बढ़ाओ, आपका Q थोड़ी देर के लिए मान लो यहां चला आया, यहां पे Q आपका यहां चला आया, तो PQ फिर क्या होगा आपका, ये होगा ना, Q को P की तरफ बढ़ाओ, यानी Q को P की तरफ टेंड करो, ठीक है, Q की P की तरफ बढ़ाओगे तो मान लिया Q यहां पे आ गया, तो आपका PQ फिर क्या होगा, ये होगा। थोड़ा और आगे बढ़ाए तो आपका PQ क्या होगा, ये होगा, और आगे बढ़ाए तो आपका PQ क्या होगा, ये होगा। ऐसे बढ़ाते यानी Q को आप P की तरफ अग्रसर कर रहे हो, टेंड कर रहे हो, तो उस सिनारियो में आप X और X के साथ क्या चेंज देख रहे हो, X के साथ क्या चेंज देख रहे हो, जैसे जैसे Q को आप P की तरफ अप्रोच कराओगे, ठीक है, तो आपका जो कार्ड है PQ, आपका कार्ड P, अब जब Q यहाँ आ रहा तो कार्ड PQ अब इस तरह का हो गया, जब आपका Q यहाँ आ गया तो कार्ड PQ आपका इस तरह हो गया, जब आपका Q यहाँ आ गया तो कार्ड PQ इस तरह हो गया, और निकट चले आया तो कार्ड PQ इस तरह हो गया। जैसे जैसे Q आपका P की तरफ आएगा वैसे वैसे कार्ड PQ क्या हो जाएगा, P पे, ज्योमेट्रिकली कार्ड PQ क्या हो जाएगा, P पे। जैसे जैसे Q को P की तरफ अग्रसर करोगे, जैसे जैसे Q P की तरफ आएगा तो कार्ड PQ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P पे, P पे टेंजेंट बन जाएगा वो, P पे टेंजेंट, ये जो लाइन है जैसे जैसे आप बढ़ाओगे ये इधर आएगा तो ये P पे टेंजेंट लाइन बन जाएगा, P पे टेंजेंट लाइन बन जाएगा, P पे टेंजेंट लाइन, यानी Q टेंड्स टू P, अगर Q टेंड्स टू P है तो कार्ड PQ आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, टेंजेंट एट P, टेंजेंट एट P। और साथ साथ तुरंत आपको एक चीज ये भी देखना है कि जैसे जैसे Q P की तरफ जा रहा है आपका डेल्टा x किस तरफ जा रहा होगा, बस ये ऑब्जर्वेशन करना है, ये थोड़ा मैथमेटिकल। जैसे जैसे Q आपका P की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो आपका कार्ड PQ है वो टेंजेंट एट P बन जाएगा, टेंजेंट एट P बन जाएगा, वो तो ज्योमेट्रिकली हुआ। उसके साथ साथ मैथमेटिकली क्या हो रहा है कि जैसे जैसे Q आपका P की तरफ जा रहा है डेल्टा x किसकी तरफ जा रहा होगा, देखो जब आपका Q यहां होगा तो x2 माइनस x1 छोटा होता जा रहा है ना, x2 आपका x1 की तरफ भाग रहा है, x2 किसकी तरफ भाग रहा है, जैसे जैसे Q आपका P की तरफ जा रहा है, Q ध्यान समझ, Q P की तरफ जा रहा है वैसे x2 आपकी किसकी तरफ जा रहा है, x1 की तरफ। यानी यहां लिख दो ऐसे, Q जैसे जैसे P की तरफ जाएगा वैसे वैसे आपका x2 किसकी तरफ जा रहा है, x1 की तरफ, ठीक है, x2 टेंड्स टू x1। देखो x2 क्या होगा, यहां आओगे जब इस पे आओगे तो x2 आपका अब ये हो जाएगा, x2 किसकी तरफ जा रहा है, x1, यहां आपका Q होगा तो आपका x2 ये होगा, x2 x1 की तरफ जा रहा है और P से पीछे जाना नहीं है,
तो जैसे जैसे आपका क्यूब पी की तरफ जाएगा तो x2 आपका x1 बनता चला जाएगा। x2 क्या होता दिख रहा होगा, x1। और अगर x2 x1 होता दिख रहा होगा तो x2 माइनस x1 कहां जाता दिख रहा होगा, 0। अगर x2 x1 बनता दिख रहा हो तो x2 माइनस x1 कहां जाता दिख रहा होगा, 0। और x2 माइनस x1 ही क्या है, डेल्टा x, डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो सिंस, ऐसे लिख देना इसी फिगर के नीचे, सिंस q टेंड्स टू p कामा, ये सारी बातें लिख लो, ठीक है। x2 अप्रोच करेगा x1 पे, r दिस, ठीक है, ऐसे साफ साफ लिखना, ठीक है। अगर आपका q पॉइंट p की तरफ आप बढ़ा रहे हो तो उस केस में x2 आपका किसकी तरफ जा रहा है, x1 की तरफ। और जैसे जैसे x2 x1 की तरफ जाएगा आपका x2 माइनस x1 कितना छोटा होता जाएगा, वो कहां जाएगा, 0 की तरफ। और x2 माइनस x1 ही क्या है, डेल्टा x, यानी डेल्टा x कहां जाएगा, 0 की तरफ। तो अगर q को आप p की तरफ बढ़ा रहे हो तो ज्योमेट्रिकली क्या हो रहा है, आपका कार्ड PQ टेंजेंट एट p बन जाएगा। और साथ साथ मैथमेटिकली क्या हो रहा है कि डेल्टा x क्या होगा, टेंड्स टू 0 होगा। तो अब आप यहां लिखो, दोनों साइड लिमिट ले लो, ठीक है। लिमिट कुछ चीज आप समय के साथ सीखोगे, अभी यूज कर लो, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन साथ साथ आपको पढ़ाना, ऐसा तो है नहीं रियल एनालिसिस के 2 यूनिट पढ़ा लें फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएं, ठीक है। तो लिमिट, ठीक है, आपको ज्यादा परेशान मत हो, ये चीजें खूब समझ में आएंगी आपको। लिमिट q टेंड्स टू p, बिल्कुल ऐसे लिखना, q टेंड्स टू p, स्लोप ऑफ कार्ड, बाकी सब आप लिखो, स्लोप ऑफ कार्ड PQ इज इक्वल टू, ठीक है। इस साइड लिमिट ले लिया और लिमिट में क्या खासियत कर रहे हो, Q को P की तरफ अप्रोच करा रहे हो, तो Q टेंड्स टू P, स्लोप ऑफ कार्ड PQ एज इट इज रहने दिया, ठीक है। राइट साइड में क्या हो जाएगा, अगर आपका Q P की तरफ जा रहा होगा तो डेल्टा x कहां जा रहा होगा, 0 की तरफ। तो उस साइड लिखोगे तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y था ही आपका, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। जब आपका Q P की तरफ जाएगा तो डेल्टा x 0, दोनों तरफ आप ध्यान रखना। इधर तो आप ज्योमेट्री वाला काम कर रहे हो, जब आपका Q P की तरफ जा रहा है तो इधर आपका डेल्टा x किस तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। तो लिमिट लेते समय दोनों तरफ ध्यान रखना, आप किस तरफ, इस तरफ लिख रहे हो तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इधर क्या है, लिमिट Q टेंड्स टू P, स्लोप ऑफ कार्ड PQ, स्लोप ऑफ कार्ड PQ, ठीक है। ये बात हो गई, लिख लिया आप, सबको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, जैसे जैसे आप Q को P की तरफ, ये टेंजेंट की डिफिनीशन भी दी जाती है, जैसे जैसे कोई कार्ड है वो टेंजेंट P पे कब बन जाएगा, कार्ड PQ P पे टेंजेंट कब बन जाएगा, आप Q को P की तरफ अग्रसर करा दीजिए, Q को P की तरफ टेंड करा दो, अपने आप वो जो कार्ड है अपने टेंजेंट एट P हो जाएगा। मान लो अगर इसी कार्ड PQ को तुम Q पे टेंजेंट बनाना चाहते तो क्या करते, P को Q की तरफ अग्रसर करा देते। तो आपको चाहिए था टेंजेंट एट P, ठीक है, टेंजेंट एट P। तो आप क्या किए, इस Q को P की तरफ अग्रसर करा दिए, ठीक है। तो स्लोप ऑफ कार्ड PQ और दोनों साइड लिमिट ले लीजिए। इस साइड लिमिट पे क्या लिखा, लिमिट Q अप्रोचेस टू P। और जब Q अप्रोचेस टू P होगा तो इधर भी लिमिट लिखोगे, लेकिन यहां लिमिट के नीचे क्या लिखोगे, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। चलो जब चेंज कर देता हूं, R उसी के नीचे लिखिएगा, R, ठीक है। अभी आपको बताया कि जब आपका Q P की तरफ जाएगा, ठीक है, तो जो आपका कार्ड PQ वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट एट P। जब आप लिमिट Q टेंड्स टू P, स्लोप ऑफ कार्ड PQ लिख दिए हो, ठीक है। इसका मतलब जब Q P की तरफ जा रहा है तो कार्ड PQ क्या हो जाएगा, टेंजेंट एट P, और स्लोप का स्लोप बना रहेगा। तो आपका हो जाएगा, लेफ्ट लाइन लिखोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, लेफ्ट साइड, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। और आप कह रहे हो कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और डेल्टा x को 0 की तरफ अप्रोच करा रहे हो, इसको थोड़ा बहुत याद आ रहा है, इसको कुछ लिखते हैं नोटेशन में। इसका एक नोटेशन प्यारा सा बनाते हैं, डिफरेंशिएशन अवकलन थोड़ा बहुत पढ़ाया गया कैलकुलस में ना, फिर dy dx वहां कैसे डिफाइन करते हो,
डी वाई डी एक्स की किसी को डिफिनेशन वहां अपने क्लास वाली बताओ जो अपना पढ़ के आए हो 12th में, ठीक है। यही डिफाइन करते हैं ना, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यही तो डिफाइन करते हो, ठीक है। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, राइट साइड में डी वाई डी एक्स, और किस पॉइंट पे, बस डी वाई डी एक्स पी पॉइंट पे, यानी एक्स इक्वल टू एक्स वन। पी पॉइंट पे एक्स क्या है, एक्स स्वतंत्र, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है एक्स, और पी के करस्पॉन्डिंग आपका एक्स क्या है एक्स वन। तो एक्स इक्वल टू एक्स वन, यानी डी वाई डी एक्स एट एक्स, ये लाइन खींचने का मतलब एट एक्स इक्वल टू एक्स वन, ठीक है। एट यानी डी वाई डी एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू एक्स वन, ठीक है। तो दिस shows that ये एनालिसिस या ये जो एक्सप्लेनेशन अभी तक किए हो या ये डिस्कशन अभी तक किए हो, तो आप यहां से क्या कंक्लूड कर रहे हो, अब कंक्लूजन है, सारा आपने डिस्कशन फिगर के थ्रू कर लिया, अब कंक्लूजन आपको निकालना है कि इस डिस्कशन से रिजल्ट क्या कंक्लूड कर रहे हो। हाँ, ये बता रहा है कि y इक्वल टू वाई एक्स आपका फंक्शन था, उसका अपना ग्राफ था, तो उसके किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या दे रहा है, जैसे p पॉइंट पे डेरिवेटिव, ये आपका एक लाइन चाहो तो लिख सकते हो नीचे, द डेरिवेटिव ऑफ, खोल के लिख लो वैसे इतना आप समझदार हो, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू x1, ये लैंग्वेज इसके लिए होती है जो सिंबल है। तो ये क्या दे रहा है, ठीक है, डी वाई डी एक्स, यानी y इक्वल टू वाई एक्स जो फंक्शन है उसका x इक्वल टू x1 पे डेरिवेटिव अगर निकाल रहे हो, डी वाई डी एक्स निकाल रहे हो और उस पर x इक्वल टू x1 रख दे रहे हो, तो आपका क्या मिल जा रहा है, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, यानी किस कोई फंक्शन है y इक्वल टू वाई एक्स, उसका आप ग्राफ बना लिए, तो किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या दे देगा, किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या दे देगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। तो दिस शोज दैट द डेरिवेटिव ऑफ y, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट P, उसके बगल में आप लिख लीजिए x1 कामा y1, जिसको आप x1 y1 से डिनोट कर रहे हो। दिस शोज दैट या दिस प्रूव्स दैट, वो ऊपर का डिस्कशन प्रूव कर रहा है, दिस शोज दैट कि द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट P, ठीक है, गिव्स या प्रोवाइड्स द स्लोप ऑफ tangent at the point P to the graph y इक्वल टू वाई एक्स, ये पूरी भाषा लिखी है, टू द ग्राफ y इक्वल टू वाई, यही तो कर रहा है। यानी कोई भी आपके पास फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू वाई एक्स, उसका आप ये ग्राफ बना लिए, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालोगे डी वाई डी एक्स, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसका क्या दे देगा, स्लोप। किसी दूसरे पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाले, ठीक है, उसमें वैल्यू रखोगे तो वो क्या दे देगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। किसी तीसरे पॉइंट पे आप डेरिवेटिव निकाले तो उस पॉइंट पे क्या दे देगा, टेंजेंट का स्लोप। तो ज्योमेट्रिकली डी वाई डी एक्स क्या देता है, टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। अगर कोई फंक्शन है तो उसका ग्राफ होगा, तो डेरिवेटिव क्या करता है, ज्योमेट्रिकली उस कर्व के ग्राफ के उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप दे देता है। मोटी मोटा आपको ये बात समझनी है ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो ये लाइन आपने लिख लिया। थोड़ा आपको रिकॉल हो रहा होगा, आपको यही तो फिजिक्स नहीं, आपको जब क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है, इस समय हो गई कि नहीं, इंटरमीडिएट में क्वाड्रेंट ज्योमेट्री खत्म हो गई। कैलकुलस में तो पढ़ाते होंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना, वही चीज है। तो डेरिवेटिव का जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन एक ये है ज्योमेट्री वालों के लिए कि वो स्लोप का टेंजेंट दे देता है, दूसरा
let S be displacement of a moving point P, ठीक है। कोई पॉइंट है आपका P जो मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, तो उसका अपना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो टाइम के साथ बदलेगा ना, टाइम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देन ds अपान dt, ये सिंबल आपके सामने यूज होता होगा, बार बार यूज करते होंगे, ठीक है, ds अपान dt एट पॉइंट t, एट टाइम t नॉट, एट टाइम t नॉट, ठीक है, ds अपान dt एट टाइम t नॉट, ठीक है। यस डिस्प्लेसमेंट है एक मूविंग पॉइंट p का, तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, तो ds अपान dt एट टाइम t नॉट, ये क्या देता है, फिजिक्स में आप लोगों को बताए होंगे सर क्या देता है ये, या ये तो हाई स्कूल में भी लोग जानते हैं, ds अपान dt किसी पॉइंट पे निकाल रहे हो तो क्या देता है वो, कुछ देता है ना वो, नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, इस वर्ड इस डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट शब्द यूज किया जा रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात यूज हो रही है, स्पीड की बात तो नहीं कर सकते। ds अपान dt क्या देगा, इंटर फिजिक्स पास आदमी हो, ds अपान dt एट पॉइंट t इक्वल टू t नॉट क्या देगा फिजिक्स पढ़े ही नहीं हो, बढ़िया बहाना है तुम लोगों ने, आर्ट वाले कहे तो सही है, ठीक है, ठीक है, ज्यादातर यहाँ जो आर्ट मैथमेटिक्स लेते हैं वो साइंस के ही लोग रहते हैं, ठीक है। तो देन ds dt में लिख दे, अच्छा नहीं पता कोई बात नहीं, आज से जान जाओ, ds dt डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t एट t नॉट प्रोवाइड्स द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस अब याद आ गया, ठीक है, अब याद आ गया, मैं जाना भूल गए हो, कोई बात नहीं, होता है भूल, मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है, और ह्यूमन अगर भूलोगे नहीं तो नई चीज आएगी कैसे दिमाग में, ठीक है, तात्क्षणिक वेग, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो देन ds dt एट t इक्वल टू t नॉट प्रोवाइड्स द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू t नॉट, यानी किसी पॉइंट t नॉट पे वेलोसिटी निकालना हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यस इक्वल टू 4t स्क्वायर इक्वल टू 2 है, अब आप लोग थोड़ा निकाल के बताइए, यस इक्वल टू 4t, यानी यस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, यस इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2 है, आप हमको बताओ t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, ठीक है, बस समझ में आ गया ना कैसे निकाले, t इक्वल टू 3 यानी 3 सेकंड पे मूविंग पार्टिकल है, तीसरे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तात्क्षणिक वेग, 3 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ds dt डिफरेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा आपका 8t, ये तो कांस्टेंट खत्म हो गया, ठीक है, और आपको 3 सेकंड पे चाहिए तो ds dt एट t इक्वल टू 3 क्या आ जाएगा 24, क्या इसका मात्रक होता है, मात्रक भी भूल गए होगे तुम लोग, क्या है, ठीक है, हाँ मीटर पर सेकंड, ठीक है मीटर पर सेकंड। तो डेरिवेटिव के, अभी देखो डेरिवेटिव की डिफिनीशन बेसिकली एनालिसिस की बात है, लेकिन आप अभी एनालिसिस उतनी डीप में नहीं जानते हो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लोग या ज्यादातर लोग सीधे तुमको बता देंगे, ज्यादातर लोग तो ये भी नहीं बताते, वो सीधे लिखेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x dy dx, लेकिन मैं बताया आपको, ये इतना डिस्कशन से आपको ये समझाने की कोशिश किया कि डेरिवेटिव के 2 उपयोग हैं जीवन में। एक उपयोग क्या है, एक ज्योमेट्री वाले करते हैं स्लोप, टेंजेंट की प्रवणता निकालने में, टेंजेंट का स्लोप निकालने में, और एक यूज फिजिक्स वाले करते हैं क्या, तात्क्षणिक वेग निकालने में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने में, ठीक है। तो नोट लिख लो, नोट, ठीक है, इसका नाम भूल जाता, आकांक्षा नाम है, बात आपको समझ में आई, डेरिवेटिव के क्या क्या यूजेज हैं,
प्रैक्टिकल लाइफ में व्हाट इज द यूजेज ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में क्या क्या यूजेज हैं। आज तो कोई नया लड़का आया, वो भी आप नए हो ना। व्हाट इज द यूजेज ऑफ डेरिवेटिव इन प्रैक्टिकल लाइफ, फिजिकल प्रैक्टिकल लाइफ में आप डेरिवेटिव के क्या क्या यूज जानते हो, आज भी बताया गया, इसके पहले भी क्या क्या हो गया। एक तो कोई अगर कर्व है तो उसके किसी पॉइंट पे स्पर्श रेखा का प्रवणता निकालना, यानी टेंजेंट का स्लोप बताना। दूसरा कि कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना, ठीक है। इसी के नोट दैट, ऐसे करके लिखो, नोट दैट द डेरिवेटिव ऑफ ऐसे लिखना सब। नोट दैट द डेरिवेटिव, अब मैं यस और टी को जनरल करूंगा, नॉट की पर्टिकुलर, तो एग्जांपल से समझा दिया आपको। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, द डेरिवेटिव ऑफ ए वेरिएबल लिख दो, ए वेरिएबल, note that the derivative of a variable with respect to another variable, जैसे यस का टी के रिस्पेक्ट में, जैसे वहां पे क्या कर रहे थे, यस का टी के, तो द डेरिवेटिव ऑफ ए वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर टी ओ का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, ठीक है, गिव्स द रेट ऑफ चेंज, the rate of change, ठीक है। एक तो स्लोप देता है, एक रेट ऑफ चेंज, मोटी मोटा बस फाइनल कंक्लूजन। अब आपसे कोई पूछे डेरिवेटिव मतलब, एक तो रेट ऑफ चेंज देता है, ठीक है, परिवर्तन की दर, ठीक है, और दूसरा क्या देता है, ठीक है, स्लोप, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अगर आप dv अपॉन dt कर दोगे तो क्या, जैसे v भी तो t का फंक्शन है, वेलोसिटी भी तो t का फंक्शन है, तो dy dt से क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। जहां भी रेट ऑफ चेंज की बात होगी वहां आपका क्या इन्वॉल्व होगा, डेरिवेटिव। ये चीज समझते हो, यानी डेरिवेटिव, जहां भी रेट ऑफ चेंज की बात होगी वहां क्या इन्वॉल्व होगा, डेरिवेटिव। तो दूसरा ये, तो फिजिसिस्ट जो इसको यूज करते हैं, इस भाषा में यूज करते हैं, रेट ऑफ चेंज के पर्पज से, और ज्योमेटर जो होते हैं वो इसको स्लोप के, टेंजेंट के स्लोप के पर्पज में यूज करते हैं। आई थिंक आप लोग ये बात पूरी समझ गए, जितना अब तक 10-15-20 मिनट जो समझाया हूं आपको, ठीक है। अब आप लिखो अपने कॉपी में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है, डे 1 में आपको समझा दिया था, इक्वेशन तो क्लियर आपका। तो एन इक्वेशन consisting of an equation consisting of independent variable, सबकी अब आपके पास डिफिनीशन है, सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। consisting of independent variable, comma dependent variable, and the derivative of डिपेंडेंट, हमेशा डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है विथ रिस्पेक्ट टू, एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी एक इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आए, डिपेंडेंट वेरिएबल आए और उनके डेरिवेटिव्स आए, ठीक है, इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक।
इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ लोग अब लिखने में बहुत तेज हो गए हैं, अभी कुछ लोग जो नए नए वो धीरे धीरे उनकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल, ये जो इक्वेशन लिखा गया, अभी साल बोल कैसे किया जाएगा वो आगे सिखाया जाएगा, उसका फर्दर अभी आप ये जो लिखा गया है इक्वेशन 1 या 1 में एग्जाम्पल लिखा गया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। इसमें देखो क्या है, जब भी डी वाई डी एक्स लिखा गया इसका मतलब एक्स यहाँ पे क्या है, तुरंत आपको वहां से समझना भी एक्स क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई क्या हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ऐसे लिख दिया जाएगा वाई ट्रिपल डैश, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी लिखा मिलता है, मैं बताऊंगा अभी वाई ट्रिपल डैश क्या है। वाई ट्रिपल डैश प्लस 2y डैश प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वाई ट्रिपल डैश का मतलब आपको समझना है, ठीक है। इसको यही बगल में ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में कि वाई डैश स्टैंड्स फॉर, हाँ स्टैंड्स फॉर डी वाई डी एक्स। अगर दो डैश है तो इसका मतलब हायर डेरिवेटिव की बात हो रही है, सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। स्टैंड्स फॉर, अब बताओ समस्या ये आती है कि y पे n डैश लिखना काफी भारी हो जाता है। अगर n डैश बनाओ डैश 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 n टाइम्स, तो उसको लोग छोटा करने के लिए क्या लिखते हैं, ऐसे y पे इन ब्रैकेट n लिख देते हैं, y पे इन ब्रैकेट n लिख देते हैं। इसका मतलब दिस स्टैंड्स फॉर डॉट डॉट, दिस स्टैंड्स फॉर, 1 2 तक तो डैश चल जाता है, 1 डैश है 2 डैश 3 तक चल जाता है। अब 4 डैश 5 डैश मतलब डैश लगा रहे हो, 10 20 डैश लगा दिए। जैसे y पे 10 डैश का मतलब इन्हें 10वां डेरिवेटिव चाहिए, तो आप क्या लिखोगे सीधे सीधे y पे पावर इन ब्रैकेट 10, ठीक है। तो स्टैंड्स फॉर डी एन वाई डी एक्स एन, ये ब्रैकेट बना लो। जब भी ये नोटेशन आएगा आपको दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा बताओ ये है कि नहीं। अब तुम्हारे सामने एक खतरनाक सा सिंबल आ गया, ठीक है। ये अब तक तो सिंपल डी चल रहा था ऐसे, अब की बात थोड़ा घुमा के ऐसे आ गया, ठीक है, ठीक है। ये भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। ये भी तो, अब यहाँ पे समझना है कि जब आपके सामने ये लिखा हुआ है तो आप तुरंत हमको सिर्फ इतना बताने की कोशिश करो कि कौन यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आजकल क्लास यहीं समाप्त हो जाएगी, यही बताने के बाद आप लोग जा सकते हो, फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे। थोड़ा पानी देना, पानी। समस्या यही है कि आप लोग आपको बस यही सिखाया गया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन जब आपको डिफिनीशन जो लिखवाई गई है उसमें कहीं डिफिनीशन में डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफिनीशन में, कहीं भी डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफिनीशन में ये तो नहीं लिखवाया गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो लिखवाया गया कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग या कंसिस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। तो वहाँ पे ये भी तो पॉसिबिलिटीज हैं, ये भी तो डेरिवेटिव है। बस आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर इस तरह का लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ ये बताना कौन यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन इंडिपेंडेंट। तो जो ऊपर होगा, ठीक है, जेड, तो यहाँ जेड जो है वो 2 वेरिएबल का फंक्शन है। जेड इज ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। तो जेड इज फंक्शन हियर, आप ऐसे लिख लीजिए हियर जेड इज इक्वल टू जेड ऑफ एक्स टी, ऐसे लिखते हैं जेड ऑफ एक्स टी। जैसे वहां लिखते थे ना वाई इक्वल टू वाई एक्स, यहाँ क्या लिखोगे जेड इक्वल टू जेड ऑफ एक्स टी। जो यहाँ पे जेड है वो 2 वेरिएबल का फंक्शन है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ कितने हैं 2। ये आपको समझना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अब धीरे धीरे आपकी रिगरस ओडी चालू होगी, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं
2, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? 1। जेड 2 पे डिपेंड कर रहा है। जेड यहाँ क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो बस बाकी बातचीत कल करते हैं, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा बाकी। और एक बात, थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो मैं बोलता हूँ ना, अगर आप पढ़ रहे हो, मैं ग्रुप में कुछ सवाल दिया था, आप लोग लगाए थे कि मैं यहीं लिख के डाल दिया और आप लोग सब लोग सॉल्व किए थे, अटेम्प्ट किए थे, सारे लोग कर ले गए थे। अच्छा, कर ले गए तो बताओ इसका क्या होगा जाते जाते, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ ना, यही तो पूछना चाहते थे। वहाँ कौन कौन बोला ये, ठीक है। बहुत मजेदार आदमी हो तुम, ठीक है। तुम्हारी तो बहुत बनने वाली है। ऐसे लड़के मुझे बड़े, यही तो सर पूछना चाह रहे थे, ठीक है। ठीक है, क्या था? कुछ ऐसे था ना। अभी अपने पास 1 मिनट है, 1 मिनट में मैं चला जाऊंगा। मैं टाइम का बड़ा पक्का आदमी हूँ, 6:15 पे लीव कर दूंगा तो लीव कर दूंगा। वैसे थोड़ा लेट चालू हुआ है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -a। मैं आपसे पूछा था इसमें कि कौन सा इसमें नेसेसरी पार्ट है और कौन सा सफिशिएंट पार्ट है। यही तो एनालिसिस, मतलब अभी लैंग्वेज सीख रहे हो एनालिसिस की, वो आपकी जो चल रही है लॉजिक ना, वो लैंग्वेज है, ग्रामर है एनालिसिस की। ऐसा लिखा गया है, तो जो नए हो मत घबराएं, उनको समय के साथ मैं तुम लोगों का एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। नए लड़कों का एक मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, वो परेशान मत हो। उनका मैं क्विक लॉजिक रिवाइज कर दूंगा उस दिन, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, तुम लोग मत घबराओ। लेकिन पुराने लोग बताएं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो कौन इस, व्हाट इज द नेसेसरी पार्ट। इसमें 2 पार्ट होता है ना, नेसेसरी पार्ट। एक क्वेश्चन आपको दिया गया था ना, नेसेसरी पार्ट क्या होगा इसका। और एक पार्ट इसमें और होता है, सफिशिएंट पार्ट। अगर आप इतना मेहनत से चिल्लाने के बाद नहीं बता पा रहे तो थोड़ा बहुत मैं दुखी हो रहा, हल्का फुल्का, लिटिल बिट अंदर अंदर दुखी हो रहा। बता दें तुम उनको चिल्ला चिल्ला के बताओ इसका नेसेसरी पार्ट क्या होगा। नेसेसरी पार्ट इसका, ये बोथ वे इंप्लीकेशन है ना। तो क्या होगा, आकांक्षा बताओ क्या होगा। एनालिसिस तो तुम बढ़िया समझती थी, ठीक है। क्या होगा इसका नेसेसरी पार्ट? प्रियांशु, ठीक है। कॉपी लाए और रियल अभी आप लोग साफ साफ आपके कॉपी में लिखा गया है व्हाट इज द नेसेसरी पार्ट। नहीं नहीं, प्रूफ करते समय 2 पार्ट में होता है। पी साफ साफ मैं प्रूविंग में लिखवाया हूँ, प्रूविंग की टेक्निक लिखवाया, उसमें लिखवाया हूँ दोनों ही एक दूसरे के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट। लेकिन इसका ये 2 पार्ट, इसमें एक ये है मॉड x लेस देन इम्प्लाइज इफ इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू -a, एक ये है। और एक इसका कन्वर्स है कि x बिलोंग्स टू -a हो तो इम्प्लाइज दैट मॉड x लेस देन a। किसको बोलते हैं नेसेसरी पार्ट और किसको सफिशिएंट? यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो क्या? तो इसको क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल सही, दिस इज द नेसेसरी पार्ट। ये आपका क्या है, तो यहां भर लेना नेसेसरी पार्ट। और ये क्या कहलाएगा? सफिशिएंट पार्ट। इसका एक नाम और होता है, इसका क्या बोलते हैं? नेसेसरी पार्ट का एक नाम और क्या होता है? ओनली इफ पार्ट। तो ये सब लिखा मिले तो तुरंत आप समझ जाओ, ओनली इफ पार्ट, ओनली इफ पार्ट। एक नाम इसका और होता है, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट पार्ट, ठीक है, डायरेक्ट पार्ट। तो जब आप अच्छी किताबें पढ़ो, सपोज कुछ दिन बाद आप 3rd ईयर में गए और वाल्टर रूडिन की किताब पढ़ रहे हो और वो जगह जगह सफिशिएंट पार्ट, नेसेसरी पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? किताब पढ़ना भी तो आना चाहिए, ठीक है। वाल्टर रूडिन मान लो आपको कभी बाय द वे पढ़ना, अभी मत पढ़ो, अभी तो वाल्टर रूडिन मैं ही हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये और सफिशिएंट पार्ट क्या हो गया आपका? ये वाला, ठीक है, सफिशिएंट पार्ट ये। इसको क्या बोलते हो? इफ पार्ट, ठीक है, इफ पार्ट। और कन्वर्स है, इसका कन्वर्स है ना, इसका कन्वर्स, तो कन्वर्स पार्ट। तो ये नामनक्लेचर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जाओ।